हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच एकेडमी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इससे पहले वाली जो दो क्लास हमने ली थी उसमें हमने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसे किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग nth टर्म निकालते हैं, कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म का हम लोग सम निकालते हैं। अगर आपने वीडियो अभी नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो देख लीजिए उसको, उसके बाद से आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिलेटेबल लगेंगी और चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया था तो उसमें बताया था एक सीरीज होती है, जैसे 1 हो गया, मान लो एक सीक्वेंस है हमारा 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन, या तो हमारा हो जाए 3 9 27 81 243 एंड सो ऑन। इस टाइप की जो सीरीज होती है जिसमें दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। जैसे अगर मैं फर्स्ट सीरीज की बात करूं तो देखो 2/1 क्या होगा, 2 होगा, यानी और यही 4/2 के इक्वल होगा, जो कि हमारा 8/4 के इक्वल होगा, और ये नंबर हमारा 16/8 के इक्वल होगा एंड सो ऑन। यानी हम सेकेंड नंबर लें और उसको फर्स्ट से डिवाइड करें, थर्ड लें उसको सेकेंड से डिवाइड करें, फोर्थ लें उसको थर्ड से डिवाइड करें, तो जो आंसर आता है यानी जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट आता है और उसकी वैल्यू क्या है, 2 है। क्योंकि 2/1 2 होगा, 4/2 2 होगा, 8/4 भी क्या होगा, 2 होगा। सिमिलरली 9/3 क्या होगा, सेम एज 27/9, और यह किसके इक्वल होगा, 81/27 एंड सो ऑन, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 3। ठीक है ना। तो एक ऐसी सीरीज या सीक्वेंस जिसमें दो कॉन्जुगेटिव टर्म का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है ना। और ये जो रेशियो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा कॉमन डिफरेंस था, उसी तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारा आता है कॉमन रेशियो, और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल r से। और जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को स्मॉल a से इंडिकेट किया था, यहां भी हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को किससे इंडिकेट करेंगे, स्मॉल a से। ठीक है ना। तो आपको मेरे ख्याल से थ्योरी समझ में आई होगी। ऐसी सीरीज जिसमें दो कॉन्जुगेटिव टर्म का रेशियो क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल सीरीज देखते हैं कि कौन सी सीरीज, मतलब इस सीरीज का जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है ना। तो जब जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो देखो हमारा मान लो जो सीरीज है वो क्या है, T1 T2 T3 एंड सो ऑन। कितने टर्म्स हैं, 3। फर्स्ट टर्म को हमने माना है स्मॉल a, कॉमन रेशियो को क्या माना है, r। तो सेकेंड टर्म क्या मिलेगा, इसको सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर, मतलब इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, यानी a इंटू r हो जाएगा। T3 क्या होगा हमारा, T3 हो जाएगा a इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन। Tn क्या होगा, तो देखो अभी हम लोग कैलकुलेट करें। पहले हमने बोला था कि T1 क्या होता है हमारा, T1 को हमने ये माना, ठीक। अभी जब हम पीछे पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि T2/T1 इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। इसी तरीके से T3/T2 क्या होता है हमारा, R होता है। इसी तरीके से T4/T3 क्या होगा हमारा, R होगा। इसी को हम लोग क्या माने थे, कॉमन रेशियो, क्योंकि दो कॉन्जुगेटिव टर्म का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, हमारा कॉमन रेशियो होता है। ठीक है ना। अब देखो T1 क्या है हमारा, यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो T2 क्या आ जाएगा, T1 इधर आ जाएगा, यानी T1 इंटू आर हो जाएगा। T1 की वैल्यू क्या है, A, यानी T2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा A इंटू आर। सिमिलरली T3 क्या होगा, T3 होगा हमारा T2 इंटू आर। अब T2 की वैल्यू है A इंटू आर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो a इंटू आर क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। इसी तरीके से T4 क्या है, T4 हमारा है T3 इंटू आर। अब T3 की वैल्यू क्या है, a इंटू आर, तो यहाँ पे पुट करो a इंटू आर स्क्वायर इंटू आर। देखो T3 की वैल्यू क्या था, ए आर स्क्वायर, तो जब ए आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब। इसी तरीके से T4 क्या आ गया हमारा, ए आर क्यूब। तो यहाँ पे इसी टर्म का मतलब ये जो प्रोसेस है इसी का यूज करके मैंने यहाँ पे लिखा T1 हमारा a है, कॉमन रेशियो अगर r है तो T2 क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा। T3 क्या होगा, AR स्क्वायर हो जाएगा, और
ऐसे हमारी सीरीज बढ़ती जाएगी। अब हमें निकालना है nth टर्म, यानी जो सीरीज है इसका nth टर्म क्या होगा, ठीक है ना। तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग सीखते हैं। तो देखो बात करें अगर T1 की, तो T1 क्या है a, T2 क्या है, T2 है a इंटू आर, T3 क्या है a इंटू आर स्क्वायर, T4 क्या है a इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन। हमें निकालना है Tn, यानी nth टर्म क्या होगा। अब देखो बात करते हैं T1 को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू आर टू द पावर 0। जैसे याद अगर हो आपको तो मैंने जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताया था तो उसमें देखो जब हमारा पहला टर्म क्या था, a था, सेकेंड टर्म a प्लस डी था, थर्ड टर्म a प्लस 2d था एंड सो ऑन था। तो जब हमने लिखा था तो T1 को लिखा था a प्लस n माइनस 1d, T2 को लिखा था हमने a प्लस 2 माइनस 1d। इस तरीके से हमने nth टर्म फाइंड आउट किया था। सेम प्रोसेस यहां भी हम लोग करेंगे। इसको मैं क्या करता हूं, एक बार रब कर देता हूं, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल समझ में आ गया है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं nth टर्म, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, एक बार इसको रब करके सीरीज ये है हमारी, हेडिंग में डाल देता हूं। मेरे ख्याल से नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर आपने ये तो बताया नहीं। हेडिंग डालने से क्या होता है, सबको क्लियर हो जाता है। यानी nth टर्म ऑफ ए जीपी, यानी किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो T1 को हमने क्या लिखा, a जो कि होता है इज इक्वल टू हमने लिखा a इंटू आर टू द पावर 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू आर टू द पावर 1 माइनस 1। जैसे हम लोग जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म लिखते थे तो उसको हम लोग लिखते थे a इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इंटू आर टू द पावर 1 माइनस 1। T2 क्या होगा हमारा, देखो r की पावर 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू आर की पावर 2 माइनस 1। 2 क्या होता है हमारा, सेकेंड टर्म को बताता है, 1 हम लोग माइनस कर रहे हैं जिससे एक सीरीज बन रही है हमारी। देखो यहाँ पे पावर तो 1 था और हमारा टर्म था सेकेंड, तो पावर 1 लाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 2 से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए आर। सिमिलरली अगर T3 की बात करता हूं तो इसको हम लोग लिखेंगे a इंटू आर की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि देखो T3 था हमारा ए आर स्क्वायर, तो हमने क्या किया पावर को मतलब 2 था तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 1, तो मैंने यहां पे लिख दिया। इसी तरीके से T4 क्या होगा, a आर की पावर 4 माइनस 1, यानी जो टर्म हमें निकालना है r की पावर उतना माइनस 1, ठीक है ना। जैसे हमें फोर्थ निकालना था तो 4 माइनस 1, सेकेंड निकालना था तो 2 माइनस 1, अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालना या सेवंथ निकालना होगा तो T7 हो जाएगा a आर की पावर 7 माइनस 1। तो बताओ nth टर्म यानी Tn क्या होगा, Tn क्या होगा, a आर की पावर n माइनस 1। ये होता है हमारा किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फार्मूला। nth टर्म कहां से, स्टार्टिंग से, एंड से नहीं होता है। ये हमेशा किसका होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग या फ्रॉम द स्टार्टिंग। स्टार्टिंग से किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, जहां पे a क्या है हमारा, a है हमारा फर्स्ट टर्म, r क्या है हमारा, r है हमारा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो होता कैसे है, यानी कैसे निकालते हैं हम लोग इसको, T2 अपॉन T1 करके या T3 अपॉन T2 करके निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और Tn क्या है, Tn है हमारा nth टर्म और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। तो ये हमारा फार्मूला आ गया nth टर्म कैलकुलेट करने का फार्मूला। अब हम लोग क्या करते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग कैसे nth टर्म कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो एग्जांपल लेता हूं मैं, ये फार्मूला आप याद कर लो, मैं इसको रब करता हूं, इसको रब कर दिया, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी गई आपको, जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मान लो दिया है 1 2 4 8 16, ये दिया है, आपसे पूछा है बताओ 30th टर्म क्या होगा, 30th टर्म बताओ, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना कि फर्स्ट टर्म क्या है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा a, और a की वैल्यू क्या होगी
1, जो सबसे पहले वही हमारा होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1। फिर बात करेंगे हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स की, नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू क्या आएगी, देखो 30th पूछा है यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। फिर हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो देखते हैं, कॉमन रेशियो क्या होता है r, यानी कॉमन रेशियो को हम लोग r से इंडिकेट करते हैं। r क्या होता है हमारा, r होता है हमारा T2/T1। T2 क्या है 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2/1 यानी 2 हो जाएगा। तो देखो कॉमन रेशियो मिल गया हमें 2 आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया 30 आ गया, फर्स्ट टर्म मिल गया 1। अब हमसे पूछा 30th टर्म यानी T30, तो बताओ क्या होगा T30 फार्मूला अभी मैंने बताया था कि क्या होता है, पहले a लिखो, उसके बाद से इंटू r की पावर जो टर्म निकालना है उतना -1 यानी 30 -1 क्या हो जाएगा a r की पावर 29। a की वैल्यू क्या है 1, r की वैल्यू क्या है 2, पुट कर दो आंसर आ गया, यानी T30 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 29। 1 इंटू 2 की पावर 29 क्या होगा 2 की पावर 29। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, क्योंकि फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने में आपको घंटों लग जाएंगे, मे भी घंटों में भी सॉल्व नहीं होगा, तो इसको अब यहाँ पे एज इट इज हम लोग छोड़ देंगे। तो 30th टर्म क्या होगा इस सीरीज का हमारा 2 की पावर 29। आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म हमारा है 2 की पावर 0, सेकेंड टर्म 2 की पावर 1, थर्ड टर्म 2 की पावर 2, फोर्थ टर्म 2 की पावर 3, फिफ्थ टर्म 2 की पावर 4। तो बताओ 30th टर्म क्या होगा 2 की पावर 30 से कम यानी 29। ठीक है ना, समझ में आया। सेकेंड एग्जांपल लेता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं। सेकेंड एग्जांपल ये बोलता है, मान लो कि इफ, क्वेश्चन है इफ 6th and 9th terms of a GP are are 12 and 96। सिक्स्थ टर्म क्या है 12 है, नाइन्थ टर्म क्या है 96 है। तो बोला, आपसे बोलता है देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स of this GP. If the 6th and 9th term of a GP are 12 and 96 respectively, यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा respectively, then find the product of first 5 terms of this GP। तो क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग वही लिखते हैं कि जो गिवन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया है 6th और 9th टर्म, यानी T6 दिया है हमें 12 और T9 दिया है 96। तो बताओ T6 का फार्मूला क्या होगा, T6 होगा हमारा AR की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 6 - 1। तो चलो अच्छा 6 - 1 लिख देता हूं, नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे सर आपने जल्दी से लिख दिया। 6 - 1 यानी ये हो जाएगा हमारा AR की पावर 5 इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे T9 क्या होगा AR की पावर 8 और इज इक्वल टू हो जाएगा 96, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, AR की पावर 5 है। अब दो तरीके हैं, या तो आप इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, या तो R की पावर 8 को यहां पे लिख दो आप A इंटू R की पावर 5 इंटू R की पावर 3। ठीक है ना, क्योंकि पावर को हम 8 को हम लोग 5 + 3 लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, ये फर्दर इसमें डिवाइड हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 96। अब AR की पावर 5 की जगह क्या लिख दोगे आप 12 लिख दो। तो इसको क्या लिखोगे 12 इंटू R की पावर 3 इक्वल टू 96। अब देखो 12 96 से कट जाएगा, 12 8 जा क्या होता है 96, यानी R³ इज इक्वल टू 8। तो R क्या आ जाएगा 2, क्यों
क्योंकि 8 होता है हमारा 2 का क्यूब। अब देखो r क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब, तो पावर पावर कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। पावर कैंसिल क्यों होगा, क्योंकि दोनों का पावर सेम है। r की वैल्यू क्या आ गई 2। हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट। अब देखो r तो मिल गया, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले a चाहिए होगा, तभी तो हम फर्स्ट 5 टर्म्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a को कैलकुलेट कर लेते हैं। a क्या होगा हमारा, इसमें पुट करो r की वैल्यू 2, क्या होगा a इंटू 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 12, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12 अपॉन 2 की पावर 5। 12 क्या होता है 3 इंटू 4, 2 की पावर 5 क्या होता है हमारा 8 इंटू 4, मेरे ख्याल से 32 होता है। 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू आ गई हमारी 3 अपॉन 8। a की वैल्यू आ गया 3 अपॉन 8, r की वैल्यू आ गया 2। आपको बताना क्या है, फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होगा, यानी फर्स्ट 5 टर्म के प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है हमारा T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 इंटू T5। T1 क्या होता है हमारा a होता है, T2 क्या होता है a इंटू r, T3 ar स्क्वायर, T4 ar क्यूब, T5 ar टू द पावर 4। अब क्या करना, देखो a कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, a 5 बार आया तो क्या हो जाएगा a की पावर 5। r क्या है, r है, r स्क्वायर है, r क्यूब है, r टू द पावर 4। क्या होगा, पावर है तो r में जो पावर है सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यानी हो जाएगा हमारा r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा a टू द पावर 5 r की पावर 10। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, a की पावर 5 और r की पावर 10 का। अब देखो a की वैल्यू है 3 अपॉन 8 और r की वैल्यू है 2, पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, मुझे इसको रब करना पड़ेगा तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमारा प्रोडक्ट आया, यानी इसको हम लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा हमारा a टू द पावर 5 r की पावर 10। a की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 8 की पावर 5 और 2 की पावर 10। अब देखो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 की पावर 3, 2 की पावर मतलब टू दी पावर 5 इंटू 2 की पावर 10। अब देखो पावर की पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 15, क्योंकि 3 इंटू 5 15 होगा, इंटू 2 की पावर 10। नीचे पावर 15 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 15, यानी आंसर आ जाएगा 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर माइनस 5। इसको आप लिख सकते हैं 3/2 की पावर 5, क्योंकि 2 का पावर क्या है -5, नीचे जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों का पावर सेम है इसलिए हम ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे। तो जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा 3/2 की पावर 5। क्या करना था हमें, सबसे पहले 6th टर्म 9th टर्म लिख देना था एज इट इज। फिर क्या किया हमने 9th टर्म को 6th टर्म से डिवाइड कर दिया, r की वैल्यू आ गई। जब r की वैल्यू हमारी आ गई तो हमने क्या किया, r की वैल्यू जो 6th टर्म का फार्मूला था उसमें हमने पुट कर दिया, यहां से हमें a की वैल्यू आ गई। जब a की वैल्यू आ गई फिर हमने t1 t2 t3 t4 t5 पांचों टर्म्स लिख के उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो पूरा मल्टीप्लिकेशन है a और r के टर्म में आ गया। a और r के टर्म में जैसे आया, हमें a की वैल्यू पता थी, r की वैल्यू पता थी, हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता तो हम क्या करते थे, उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करते थे। जब 6th और 9th टर्म देता था तो a और d कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता था, ऐड या सब्सट्रैक्ट करना पड़ता था। यहाँ पे हम लोग डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जैसे हमने वहां पे पहले डिवाइड किया तो r की वैल्यू निकली, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया और a की वैल्यू निकल जा रही है। ठीक है ना। चलो, तो अब जो मेन फार्मूला था पढ़ने का, अब हम लोग देखेंगे कि किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। तो सम फाइंड आउट करने का फार्मूला जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले जिन लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा है उसको जाके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले वीडियोस को अच्छे से देख लें, जिससे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम
को कैसे कैलकुलेट किया उसको जानने में आपको आसानी हो। जैसे यहाँ पे देखो मैं बार बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टर्म का यूज कर रहा था, तो अगर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जब मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम बता दूंगा उसके बाद मैं बताऊंगा आपको ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ऐसे ही मैंने बताया था अर्थमेटिक मीन क्या होता है, फिर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन को बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आप अर्थमेटिक मीन पढ़े होंगे तभी आप उस रिलेशन को अच्छे से समझेंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक